नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरें सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की बड़ी खबरों को। झारखंड में 8 अक्टूबर तक बारिश की चेतावनी। आज पलामू समेत कई जिलों में भारी बारिश, तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट। झारखंड को फिलहाल बारिश से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग ने राज्य में 8 अक्टूबर तक रोजाना कहीं न कहीं बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। साथ ही तेज हवा भी चल सकती है। इधर पिछले 2 दिनों से झारखंड में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है और आज भी सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार समेत निकटवर्ती उत्तर मध्य भागों में कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही राज्य में कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है। राज्य में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 4 अक्टूबर को देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, कोडरमा, चतरा, गढ़वा, पलामू, हजारीबाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना है। तेज हवा भी चल सकती है। 5 अक्टूबर को दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। वहीं 6 अक्टूबर को देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जमताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज में कहीं कहीं पर भारी बारिश की संभावना है। साथ ही तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। इधर पिछले 24 घंटे में मानसून अति सक्रिय रहा। राज्य में लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि कहीं कहीं पर भारी से अत्यंत भारी बारिश भी दर्ज की गई है। सर्वाधिक बारिश 208.4 मिलीमीटर राजदा, धनबाद में दर्ज की गई है। वहीं सबसे ज्यादा तापमान 36.7 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस लातेहार में दर्ज की गई है। गुमला में तालाब में डूबने से युवक की मौत। दोस्तों के साथ नहाने गया था, गहरे पानी में जाने से हुआ हादसा। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के खपिया गांव में एक युवक की तालाब में डूबने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान लाला उराव उर्फ लालेश्वर उराव के रूप में की गई है। घटना की सूचना शुक्रवार को मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक अपने 5 दोस्तों के साथ तालाब में नहाने गया था। उसके दोस्त किनारे पर ही नहा रहे थे, जबकि लाला उराव पानी में आगे बढ़ गया और गहरे पानी में डूब गया। दोस्तों ने काफी मशक्कत के बाद उसे तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। बताया गया कि जिस तालाब में यह घटना हुई है वह काफी गहरा है और हाल ही में हुई बारिश के कारण पानी से लबालब भरा हुआ था। घटना की जानकारी परिजनों और घाघरा थाना पुलिस को दी गई। पुलिस दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शव को घाघरा थाना लाया गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आदित्य साहू बने झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। नड्डा ने तत्काल प्रभाव से किया नियुक्त। रविंद्र कुमार राय की जगह दी गई जिम्मेदारी। भाजपा ने राज्यसभा सांसद आदित्य साहू को झारखंड का नया प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से की गई है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की थी। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि आदित्य साहू को तत्काल प्रभाव से यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। आदित्य साहू को 2022 में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा झारखंड से राज्यसभा के लिए नामित किया गया था, जिसके बाद वे निर्विरोध सांसद चुने गए हैं। इस नई जिम्मेदारी से पहले वे झारखंड प्रदेश भाजपा के महामंत्री पद पर कार्यरत थे। इससे पहले कोडरमा के पूर्व सांसद डॉक्टर रविंद्र कुमार राय झारखंड भाजपा के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष थे। उन्हें यह जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले दी गई थी। बताते चले कि कूचू और मांझी में जन्मे आदित्य साहू पिछले 2 दशक से भाजपा में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने एमकॉम तक की पढ़ाई की है। साथ ही रांची में 2019 तक बतौर प्रोफेसर सेवा भी दी है। वे 2019 से राज्य भाजपा इकाई के नेता थे। वे पार्टी के कार्यों में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमित शाह के करीबी भी रहे हैं। पाकुड़ में पूजा पंडाल के स्टॉल में निकला कॉमन करित। सर्पमित्र ने रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। कहा, अक्सर काटने का पता नहीं चलता।
पाकुड़ के महेशपुर बाजार स्थित दुर्गा पूजा पंडाल के सामने बने एक स्टॉल में कॉमन करेक्ट सांप के मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर सर्पमित्र अशराफुल शेख ने सांप का सुरक्षित रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ दिया है। सर्पमित्र ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है, जिससे सांपों के बिलों में पानी भर जाता है और वे बाहर निकल आते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कॉमन करेक्ट सांप को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि इसके काटने का पता अक्सर नहीं चलता और 30 से 45 मिनट के भीतर इसका जहर असर कर जाता है। समय पर इलाज न मिलने पर जान भी जा सकती है। गनीमत यह रही कि सांप ने किसी को काटा नहीं है। दरअसल यह स्टॉल सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों और प्रशासन के बैठने के लिए बनाया गया था, जहां से वे पूजा के दौरान विधि व्यवस्था का संचालन करते थे। स्टॉल में कई सदस्य बैठे हुए थे, तभी एक जहरीला करेत सांप जमीन पर रेंगता दिखा। कमेटी के एक सदस्य की नजर सांप पर पड़ी है, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने अफरा तफरी मच गई। सांप दिखने की खबर सुनकर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। पूजा कमेटी के सदस्यों ने तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना पर सर्पमित्र अशराफुल शेख मौके पर पहुंचे और सांप को सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ा। पश्चिमी सिंहभूम में महिला की हत्या, जंगल से शव बरामद, धारदार हथियार से गला रेता गया, लाश सड़ी गली अवस्था में मिली। पश्चिमी सिंहभूम के टोंटो थाना क्षेत्र में एक महिला की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई है। किताहातू टोला लातार गांव के जंगल से सुखमती लोहार नामक महिला का शव बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार अज्ञात अपराधियों ने महिला की हत्या की है। शव 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जो सड़ी गली अवस्था में मिला है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि महिला का गला धारदार हथियार से रेता गया था। परिजनों ने बताया कि सुखमती लोहार 2 दिन पहले अपने घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। खोजबीन के दौरान आज गांव के जंगल में उनका शव मिला है। टोंटो थाना पुलिस को घटना की सूचना पर पहुंची और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस जमीन विवाद या डायन बिसाही के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ने के प्रयास कर रही है। गिरिडीह में बारिश से दशहरा उत्सव फीका, कारोबार ठप, विजयदशमी पर भीड़ घटी, मेला स्थल पर जलजमाव से बढ़ी परेशानी। गिरिडीह में पिछले 2 दिनों से हो रही रुक रुक कर बारिश ने दशहरा उत्सव की रौनक फीकी कर दी है। विजयदशमी के अवसर पर जहां मां दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन की तैयारियां चल रही थीं, वहीं खराब मौसम ने श्रद्धालुओं और आयोजकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के कारण श्रद्धालु दुर्गा मंडपों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे पूजा पंडालों में सन्नाटा पसरा रहा। कई जगहों पर जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा स्थल और मेला मैदान तक पहुंचने में कठिनाई हुई। बारिश का सीधा असर मेले में दुकानदारों की कमाई पर पड़ा है। भीड़ न जुटने से उनका कारोबार ठप हो गया है। कई व्यापारी मायूस नजर आए, क्योंकि ग्राहकों की संख्या बेहद कम रही और बिक्री पर भारी असर पड़ा है। कुछ दुकानदार तो सुबह से ही अपनी दुकानें समेट कर लौट गए। दुकानदार विष्णुराम और मिथुन चंद्रवंशी ने बताया कि 1 अक्टूबर से लगातार हो रही बारिश से सभी दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें लगभग 30 से 40 हजार रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ा है। ठेले और खोमचे वाले तो पहले ही वापस चले गए हैं। दुकानदारों को दुकान का किराया और स्टाफ का वेतन भी देना होगा। कोडरमा में व्यक्ति को मारी गोली, गर्दन के आर पार हो गई गोली, गंभीर हालत में रांची रेफर। कोडरमा के नवलशाही थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव में गुरुवार रात एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल की पहचान 50 साल के संतोष मेहता के रूप में की गई है, जिन्हें गंभीर हालत में रांची रेफर किया गया है। संतोष मेहता एक व्यवसायी है। संतोष मेहता रात करीब 8 बजे अपने एक सहयोगी महावीर कुमार के साथ गांव के चबूतरे के पास बैठे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर फायरिंग कर दी। गोली संतोष मेहता की गर्दन में लगी है, जिससे वे गंभीर घायल है। महावीर कुमार ने संतोष मेहता की गर्दन से खून बहता देख उन्हें तुरंत स्थानीय निजी क्लिनिक पहुंचाया। घटना की सूचना पर संतोष मेहता के पुत्र भी वहां पहुंचे और घायल पिता को सदर अस्पताल कोडरमा ले गए। सदर अस्पताल में प्रारंभिक उपचार के बाद संतोष मेहता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रिम्स रांची रेफर किया गया है। नवलशाही स्थित निजी क्लिनिक के चिकित्सक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि संतोष मेहता के गर्दन के पास गहरा घाव था और अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था, जिससे प्रतीत होता था कि गोली गर्दन के आर पार हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और अज्ञात हमलावरों की तलाश जारी है। इधर घटना की सूचना नवलशाही थाना प्रभारी शशिभूषण कुमार को मिली है, जिसके बाद वे सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचे हैं। हालांकि उनके सदर अस्पताल पहुंचने से पहले ही संतोष मेहता के परिजन उन्हें लेकर रांची के लिए निकल पड़े थे। बाबूलाल मरांडी की बहू और ड्राइवर के साथ मारपीट और बदतमीजी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की पुत्रवधू के साथ मारपीट और बदतमीजी की गंभीर घटना सामने आई है। यह मामला हजारीबाग मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमृतनगर पूजा पंडाल के पास का है। जानकारी के अनुसार गाड़ी में बाबूलाल मरांडी की बहू प्रीति किस्को मौजूद थी। इसी दौरान दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस में
गाड़ी फंस गई। ड्राइवर ने लोगों से रास्ता खाली कराने की अपील की, लेकिन तभी विवाद बढ़ गया। बता दें कि बाबूलाल मरांडी की बहू खुद अधिकारी हैं। वह पलामू में डीएसओ के पद पर तैनात हैं। आरोप है कि गाड़ी रोककर मौजूद कुछ लोगों ने ड्राइवर को बुरी तरह मारपीट कर घायल कर दिया है। इस घटना को लेकर खुद बाबूलाल मरांडी की बहू प्रीति किस्को ने बयान दिया है। उनका कहना है कि मैं तीसरी से अपने ससुराल से रांची लौट रही थी। अमृतनगर पूजा पंडाल के पास यह घटना हुई है। पहले मेरे ड्राइवर को मारकर बुरी तरह जख्मी किया गया। फिर जब मैं बीच बचाव करने उतरी तो मेरे साथ भी गाली गलौज और बदतमीजी की गई है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में साफ लिखा गया कि उनके और ड्राइवर के साथ मारपीट व बदसलूकी हुई है। घटना की शिकायत जब बड़े अधिकारियों तक पहुंची तो पूरे पूजा समिति के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर दी गई है। हालांकि इस पूरे केस पर जब मुफस्सिल थाना प्रभारी से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है और चुप्पी साध ली है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन यह घटना विपक्ष के नेता के परिवार से जुड़ी होने के कारण अब राजनीतिक रंग भी लेती दिख रही है। लोहरदगा में आदिवासी समाज का विरोध तेज। 6 अक्टूबर को आक्रोश मार्च निकालकर सौंपेंगे ज्ञापन। लोहरदगा में कुर्मी महतो समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किए जाने की मांग के खिलाफ लोहरदगा में आदिवासी समाज का विरोध तेज हो गया है। इसी कड़ी में आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने बैठक कर आगामी 6 अक्टूबर को आक्रोश मार्च निकालने और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई है। बैठक में शामिल आदिवासी समाज के लोगों ने स्पष्ट किया कि वे किसी भी सूरत में कुर्मी महतो समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि यह आदिवासी अस्मिता और अधिकारों के खिलाफ है और इस प्रयास का हर स्तर पर पुरजोर विरोध किया जाएगा। प्रदर्शन के तहत 6 अक्टूबर को हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग सड़कों पर उतरेंगे। शहर में आक्रोश मार्च निकाला जाएगा और उपायुक्त को राज्य सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। आदिवासी संगठनों ने भी समुदाय जनों से बड़ी संख्या में शामिल होकर विरोध दर्ज कराने की अपील की है। झारखंड में मां दुर्गा की विदाई को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नवरात्र के समापन और विजयदशमी के बाद अब मां दुर्गा की विदाई की तैयारियां झारखंड में पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश भर में दुर्गा प्रतिमाओं और अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रशासन और पुलिस ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। राजधानी रांची सहित सभी प्रमुख शहरों में डैम, तालाब और नदी घाटों पर सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जिला प्रशासन ने जानकारी दी कि सभी विसर्जन स्थलों पर नाव, नाविक और गोताखोरों की टीम तैनात की गई है ताकि किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके। पुलिस मुख्यालय की ओर से बताया गया कि हर तालाब और विसर्जन स्थल पर एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी और 10-10 सशस्त्र जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है। विसर्जन के दौरान जुलूसों पर कड़ी नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस और मेडिकल टीम भी तैयार रखी गई है। प्रशासन का कहना है कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में मां दुर्गा और अन्य देवी देवताओं की विदाई सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता है। धनबाद समाहरणालय में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। धनबाद समाहरणालय में शुक्रवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब भवन के तीसरी मंजिल में बने जनरेटर रूम में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। घटना की जानकारी मिलते ही वहां पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए इसकी सूचना अग्निशमन विभाग और स्थानीय थाना को दी। सूचना पाकर अग्निशमन की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, अन्यथा यह बड़ी दुर्घटना का रूप ले सकती थी। इस घटना में समाहरणालय परिसर में लगे कई बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए हैं, जिससे कार्यालय के कामकाज पर असर पड़ने की संभावना है। फिलहाल बरवा अड्डा थाना प्रभारी और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और घटना के कारणों की विस्तृत जांच की जा रही है। जमशेदपुर में फुटबॉल खिलाड़ी से चेन छीनी। मॉर्निंग वॉक के दौरान पिस्टल दिखाकर हुई वारदात। चेहरे पर लगा रखा था नकाब। जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में एक फुटबॉल खिलाड़ी से चेन लूट की घटना सामने आई है। शुक्रवार सुबह लिंक रोड पर मॉर्निंग वॉक कर रहे रामदेव सिंह से 2 नकाबपोश अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर सोने की चेन छीन ली और फरार हो गए। मॉर्निंग वॉकर एसएल दास के अनुसार रामदेव सिंह प्रतिदिन की तरह सुबह टहल रहे थे, तभी बाइक पर सवार 2 नकाबपोश युवक तेज रफ्तार से उनके पास आए। उन्होंने रामदेव सिंह को रोका, पिस्टल दिखाई और उनके गले से चेन छीनकर मौके से फरार हो गए। यह घटना इतनी तेज हुई कि आसपास टहल रहे लोग कुछ समझ नहीं पाए। अपराधियों के हथियार लहराते हुए फरार होने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कुछ लोगों ने शोर मचाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन अपराधी भागने में सफल रहे। घटना की सूचना पर कदमा थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी और अपराधियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों ने इस वारदात पर चिंता जताई है। साहिबगंज में मृत अवस्था में मिली डॉल्फिन। विभाग ने शुरू की जांच। साहिबगंज में मोकीमपुर पंचायत के शोभापुर गांव में गुरुवार की शाम गंगा नदी के तट पर एक मृत डॉल्फिन बहकर आई है।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और वनरक्षी पप्पू यादव ने मृत डॉल्फिन को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही डॉल्फिन की मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सकेगा। गौरतलब है कि गंगा नदी के डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। इस प्रजाति से संबंधित किसी भी अवैध गतिविधि या शिकार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। बाभनटोली तालाब में जहर, 50 क्विंटल से ज्यादा मछलियां मरी, असामाजिक तत्वों पर आरोप, तालाब मालिक ने की कार्रवाई की मांग। गिरिडीह शहर के बाभनटोली इलाके में एक निजी तालाब में असामाजिक तत्वों द्वारा जहर डालने का मामला सामने आया है। इस घटना में तालाब की 50 क्विंटल से ज्यादा मछलियां मर गई हैं, जिससे तालाब मालिक को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही तालाब मालिक तरुण कुमार सिंह उर्फ गोलू कुमार और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने तालाब से मरी हुई मछलियों को बाहर निकाला। सैकड़ों की संख्या में मछलियां पानी की सतह पर तैरती मिली। तालाब मालिक गोलू कुमार ने बताया कि यह उनके परिवार का निजी तालाब है। उन्होंने इसमें 45 किलो मछली जीरा डालकर पालन किया था, जिसकी लागत 80,000 रुपए थी। गोलू कुमार ने आरोप लगाया कि कुछ लोग इस तालाब को सरकारी घोषित कराने और इसके पास सार्वजनिक रास्ता बनाने की मांग को लेकर लगातार विवाद कर रहे हैं। पूर्व में भी इसे लेकर कई बार विवाद हो चुका है। उनका कहना है कि बीती रात इन्हीं असामाजिक तत्वों ने तालाब में जहर डाल दिया, जिससे सभी मछलियों की मौत हो गई है। उन्होंने कुछ लोगों पर तालाब से मछली चोरी करने का भी आरोप लगाया है। गोलू कुमार ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में जल प्रलय जैसी स्थिति, चतरा में युवक बहा, दुमका में महिला की मौत। झारखंड में लगातार हो रही बारिश अब जानलेवा साबित हो चुकी है। विजयदशमी के दिन चतरा की इटखोरी प्रखंड स्थित बक्सा नदी में एक युवक तेज बहाव में बह गया। लापता युवक की पहचान इटखोरी निवासी सोनू कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के मुताबिक सोनू कुमार नंगवा पुल के पास बने स्पिलवे को पार करने का प्रयास कर रहे थे। इसी दौरान अचानक पैर फिसल गया और वह तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इटखोरी थाना प्रभारी अभिषेक सिंह ने बताया कि लापता युवक की तलाश के लिए महाराजगंज से गोताखोरों की विशेष टीम बुलाई गई है। नदी का पानी तेज होने के कारण सर्च ऑपरेशन में कठिनाई आ रही है। देर रात तक खोज अभियान जारी रहा। इसी तरह दुमका में भी बारिश से बड़ा हादसा हुआ है। बुधवार देर रात शहर के गिलानपाड़ा इलाके में एक महिला उफनते नाले में बह गई है। मृतका की पहचान सावित्री देवी के रूप में की गई है। रांची में होगी चौथी साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, पाकिस्तान की मौजूदगी पर सस्पेंस। राजधानी रांची एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय खेल का गवाह बनने जा रही है। रांची का बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस बार दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। यह आयोजन 24 से 26 अक्टूबर तक होगा, जिसमें भारत सहित दक्षिण एशिया के कई देशों के धावक और एथलीट अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन पहले अप्रैल-मई 2025 में होना था, लेकिन कुछ कारणों से इसे स्थगित कर अब अक्टूबर में कराने का निर्णय लिया गया है। 3 दिनों तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। हालांकि पाकिस्तान की भागीदारी अब भी अनिश्चित है। एएफआई फाइनेंस कमेटी के अध्यक्ष मधुकांत पाठक ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, पाकिस्तान पर निर्भर करता है कि उनकी टीम और खिलाड़ी आएंगे या नहीं। बाकी सभी देशों से सहमति मिल चुकी है। पाकिस्तान के लिए हमने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है। गौरतलब है कि यह आयोजन वर्ल्ड एथलेटिक्स की डी कैटेगरी मीट में शामिल है, जो एथलीट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग और योग्यता सुधारने का बड़ा मंच बनेगा। इस प्रतियोगिता से न केवल झारखंड बल्कि पूरे भारत को लाभ होगा, क्योंकि एथलीट्स को घरेलू मैदान पर ही अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलेगा। गिरिडीह में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का विसर्जन, श्रद्धालुओं ने नम आंखों से दी विदाई। गिरिडीह में इस वर्ष दुर्गा पूजा का समापन हर्षोल्लास और भक्तिमय माहौल में हुआ है। 4 दिवसीय पूजन के बाद गुरुवार को मां दुर्गा की प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं ने नम आंखों से मां को विदाई दी है। शहर के बरगंडा स्थित विश्वनाथ दुर्गा मंदिर, गांधी चौक के आईसीआर रोड पर बड़की मैया और छोटकी मैया सहित विभिन्न पंडालों से प्रतिमाओं को लेकर शोभा यात्राएं निकाली गई। भक्तों ने मां की प्रतिमाओं को कंधों पर रखकर जय मां दुर्गा और मां की जय के नारों के साथ विसर्जन स्थल तक पहुंचाया। विसर्जन से पहले कई स्थानों पर पारंपरिक सिंदूर खेला का आयोजन भी किया गया। इसमें महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर सुख समृद्धि और पारिवारिक कल्याण की कामना की है। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं की आंखें मां को विदाई देते समय नम थी। सुबह से हल्की बारिश के बावजूद श्रद्धालुओं के
के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। भक्तों ने पूरे जोश के साथ मां दुर्गा को विदा किया और अगले वर्ष फिर आने की कामना की है। गिरिडीह शहर के अलावा धनवार, सरिया, बेंगाबाद, बगोदर, जमुआ सहित अन्य प्रखंडों में भी विसर्जन शोभा यात्राएं निकाली गई। सभी स्थानों पर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। पुलिस बल की तैनाती के बीच विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। झारखंड में सड़क दुर्घटनाओं में 5 लोगों की मौत। झारखंड में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि हजारीबाग के चरही थाना क्षेत्र के चरही घाटो रोड पर बृहस्पतिवार दोपहर एक वाहन ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिससे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। बहेरा के सोनरा टोला निवासी अभिषेक मुर्मू और रांची निवासी उसका साला बंदी सोरेन मोटरसाइकिल पर सवार था। फुसरी पुल के पास एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। अन्य घटना में पलामू में राज्य सरकार के एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल की एक एसयूवी से आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसा मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा गांव में हुआ है। अनुमंडल पुलिस अधिकारी एसडीपीओ मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि मृतक की पहचान चैनपुर निवासी राकेश कुमार 40 वर्षीय के रूप में की गई है। दुर्घटना के बाद कुमार की मौके पर मौत हो गई। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र में बुधवार को अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 2 और मोटरसाइकिल सवारों की मौत हो गई है। चंदवारा के थाना प्रभारी धानेश्वर सिंह ने बताया कि पहली दुर्घटना चंदवारा बाजार में काली मंडप के पास हुई है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल सवार सागर कुमार 18 वर्षीय अपने घर की ओर जा रहा था, तभी भारी बारिश के कारण मोटरसाइकिल पर से नियंत्रण खो बैठा और वह फिसलकर सड़क पर गिर गया। विलेज एक्शन प्लान अब ग्रामीण खुद करेंगे तैयार। 2030 तक सभी जनजातीय बाहुल गांव होंगे विकसित। आदि कर्मयोगी अभियान के तहत हजारीबाग में विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से नमिता कौशिक और उप विकास आयुक्त इश्तियाक अहमद समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। अभियान का मुख्य उद्देश्य जनजातीय समुदाय को सशक्त करना और उत्तरदायी शासन व्यवस्था को जमीनी स्तर तक पहुंचाना है। इसके लिए हजारीबाग के 105 गांव चिन्हित किए गए हैं। ग्राम सभा के दौरान गांवों का भ्रमण कर वहां की समस्याओं को समझा गया और समाधान के लिए अलग अलग विलेज एक्शन प्लान तैयार करने पर सहमति बनी है। इस एक्शन प्लान को गांव के लोग ही बनाएंगे। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर आदि शक्ति समूह गठित होगा, जिनके सहयोग के लिए सरकारी आदि सहयोगी नियुक्त किए जाएंगे। सीतारमन बोली, भारत बाहरी दबाव सहने में सक्षम, केवल वैश्विक उथल पुथल ही नहीं, व्यापार, ऊर्जा असंतुलन से भी निपट लेंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि मौजूदा ग्लोबल उथल पुथल का भारत के जीडीपी ग्रोथ पर सीमित प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि भारत बाहरी दबाव सहने और व्यापार, ऊर्जा असंतुलन से निपटने में सक्षम है। सीतारमन ने बताया कि भारत का टारगेट 2047 तक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8% की ग्रोथ रेट की जरूरत है। शुक्रवार 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में चौथे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए वित्त मंत्री ने यह बात कही है। सीतारमन ने कहा कि भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ की रीढ़ डोमेस्टिक फैक्टर्स यानी घरेलू कारक हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया अनिश्चितता और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, जिसे वे एक टेम्पररी डिसरप्शन यानी रुकावट के बजाय स्ट्रक्चरल बदलाव मानती हैं। सीतारमन ने कहा कि भारत का टारगेट 2047 तक विकसित अर्थव्यवस्था बनना है, साथ ही आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि आत्मनिर्भरता का मतलब क्लोज्ड इकोनॉमी यानी बंद अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना नहीं है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 8% की ग्रोथ रेट की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में हुई एमपीसी की मीटिंग में देश के जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% किया है। हिरोडिया पुलिस ने चोरी का खुलासा किया, 1 गिरफ्तार, लाखों के जेवरात और नकदी बरामद, अन्य की तलाश जारी। हिरोडिया पुलिस ने किस्को गांव में हुई बड़ी चोरी का खुलासा किया है। इस मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने यह जानकारी दी है। एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि किस्को गांव में निवासी महिपाल गुप्ता ने 27 सितंबर 2025 को हिरोडिया थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 8 से 27 सितंबर के बीच उनके बंद घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने करीब 12 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए थे। इस संबंध में हिरोडिया थाना में मामला दर्ज किया गया था। मामले के त्वरित उद्भेदन के लिए एसपी डॉक्टर बिमल कुमार के निर्देश पर खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम में जमुआ अंचल के इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार दास, थाना प्रभारी महेश चंद्र सहित अन्य पुलिस अधिकारी और तकनीकी शाखा के सदस्य शामिल थे। टीम ने कार्रवाई करते हुए किस्को गांव निवासी 19 वर्षीय प्रेम कुमार गुप्ता, पिता बसंत कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया है। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।
पलामू के चैनपुर अंचल नाजिर की सड़क हादसे में मौत, पत्नी संग गांव जाते समय कार ने मारी टक्कर, ड्राइवर और कार मालिक हिरासत में। पलामू में दशहरे के दिन एक सड़क हादसे में चैनपुर अंचल कार्यालय के नाजिर राकेश कुमार 44 वर्षीय की मौत हो गई है। यह दुर्घटना मेदिनीनगर औरंगाबाद नेशनल हाईवे पर सदर थाना क्षेत्र के सिंगरा में हुई है। राकेश कुमार अपनी पत्नी के साथ बाइक से अपने पैतृक गांव नावा बाजार के बसना जा रहे थे। वे चैनपुर अंचल परिसर स्थित क्वार्टर में परिवार के साथ रहते थे। सिंगरा के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। इस टक्कर से नाजिर राकेश कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। एमएमसीएच में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे में उनकी पत्नी भी घायल हुई है, जिनका इलाज जारी है। ईएमआई नहीं चुकाई तो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आरबीआई नया सिस्टम लाने की तैयारी में। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से बंद की जा सकेंगे। इसका उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा की है। फाइनेंस एक्सपर्ट आदिल सेठी बताते हैं कि रिजर्व बैंक को एक खास पहलू पर भी गौर करने की जरूरत होगी। फोन, लैपटॉप या इस तरह की अन्य चीजें खरीदने के लिए मिलने वाला कर्ज कोलेटरल फ्री होता है, यानी इनके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती। इसलिए इनकी ब्याज दर ज्यादा यानी 14 से 16% होती है। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो ये कर्ज सुरक्षित लोन जैसे होम, ऑटो की कैटेगरी में आ जाएंगे। ऐसे में बैंकों को ये अधिकार देने से पहले ऐसे लोन की कैटेगरी बदलनी होगी और ब्याज दरें भी घटानी होंगी। छठे दिन भी आयुष्मान मित्र हड़ताल पर। एमजीएम अस्पताल में आयुष्मान मित्र 6 दिन से हड़ताल पर हैं। इसके कारण मरीज का आयुष्मान कार्ड तो नहीं ही बन पा रहा है और न ही रजिस्टर्ड हो पा रहा है, जिसके कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बकाया पैसे की मांग को लेकर यह आयुष्मान मित्र हड़ताल पर चले गए हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन इन लोगों की बकाया पैसे देने की बजाय चुप बैठा है और इसका नुकसान मरीज को उठाना पड़ रहा है। रात 1:20 तक चला विसर्जन। सिर्फ स्वर्णरेखा घाट पर 128 मूर्तियां विसर्जित। पूर्वी सिंहभूम में सिर्फ एक को छोड़ बाकी सभी देवी दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन गुरुवार की देर रात तक संपन्न कर लिया गया है। एक ठाकुर प्यार सिंह धुरंधर सिंह क्लब काशडिया की मूर्ति का विसर्जन संबंधित समिति ने गुरुवार की वजह से नहीं किया है। बाकी सभी समितियों ने अपनी मूर्तियों का विसर्जन कर दिया है। केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष आशुतोष सिंह के अनुसार रात 1:20 पर तक सभी मूर्तियों का विसर्जन संपन्न हो गया था। जिले में सबसे ज्यादा मूर्तियों का विसर्जन साक्षी स्वर्णरेखा घाट पर किया गया है। यहाँ 128 मूर्तियां विसर्जित की गई हैं। बिष्टुपुर स्थित बेली बोधन वाला घाट पर विसर्जित मूर्तियों की संख्या 32 रही। तो ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।